हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास पढ़ने वाले हैं 6 RO की, जो हमारी ज्योग्राफी के वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हम बहुत सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। ये हमारे 2020 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें अगर हम डिटेल सोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता है डिटेल सोल्यूशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और आप अगर इसी की जिस तरह आप अभी क्लास पर जुटे हुए हैं, अगर इसी प्रकार आप क्लास पर जुटे रहते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पॉसिबल है। ठीक है, तो कृपया करके आप सभी लोग इससे जुड़े रहें। अभी हम सभी सब्जेक्टों को देखेंगे। अभी हमारे एग्जाम में लमसम में 3 मंथ का समय है और जल्द ही जल्द हम कंप्लीट क्लासों को पढ़ेंगे और आपको लगेगा अभी कि हमारा यहाँ से क्या होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप जितना भी पढ़िएगा उस सभी के नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिपेयर करने से हमें दो फायदे मिलेंगे। एक तो फायदा ये मिलेगा कि जब हमारा पेपर होगा तो हम कम समय में अच्छे नोट्सों को प्रिपेयर करने के बाद उनको याद कर सकेंगे, उनका रिवीजन कर सकेंगे, क्योंकि रिवीजन ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन लाइफ में आप नहीं करेंगे, आप पढ़ा लिखा सब भूल जाएंगे। तो नोट सिर्फ हम इस बात पे बनाते हैं कि हमारा रिवीजन जो है वो होता रहे अच्छे से। और आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी को जल्द ही हम इस वीक में कंप्लीट समाप्त कर लेंगे ज्योग्राफी को। ओके, तो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं 2011 से लेकर 2022 तक, आगे अगर हो सकेगा तो हम 2001 से भी देख लेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की ही अगर चर्चा सब कर गई, हो गई चर्चा, और इम्पोर्टेंट आपके लिए वही साबित होने वाली है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो किसी भी एग्जाम की जो रीड होती है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न ही होती है। ठीक है, तो रीड को हम बिल्कुल तोड़ देंगे एग्जाम की, और प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट के हो सभी के हम लगा लेंगे, एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत जो है वो आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत आपके एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये बात सभी को पता है। ठीक है, और विश्व में कुल मिलाकर आपके 7 महाद्वीप होते हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, जिसमें अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। क्या है? सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने पढ़ाया भी था, प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद देखिएगा अटलांटिका, अंटार्कटिका सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वां। उसके बाद यूरोप, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये आपके 7 महाद्वीप, जो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप नहीं, यानी कि विश्व में कितने महाद्वीप है, तो कुल मिलाकर पूरे विश्व में आपके 7 महाद्वीप हैं। जिसमें सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है इसको क्या कहते हैं? एशिया महाद्वीप कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि RO की जो स्पेशलिटी है वो आपके पहले महाद्वीप में नहीं होती है। किस महाद्वीप में होती है? दूसरे महाद्वीप में होती है। दूसरे महाद्वीप में सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है। और आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया भी था कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। इस प्रकार हमने देखे, ठीक है, यहां से। लेकिन देखिएगा आपके एशिया महाद्वीप में कुल मिला के 48 देश शामिल हैं, लेकिन आपके अफ्रीका महाद्वीप में 54 यानी कि 54 देश शामिल है। फिर भी विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो क्या है? आपका एशिया महाद्वीप है, ना कि अफ्रीका महाद्वीप है। प्रश्न हमारा ये बन रहा है कि भाई सबसे ज्यादा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार कहां पर है? तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं इन्हें मानसून वन भी कहते हैं।
मानसूनी वन भी कहा जाता है इन्हें। कौन से वन के नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिएगा, ये आपके सबसे पहले तो भारत के प्रायद्वीपीय स्तर पर, ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय भागों में। उसके बाद इनका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद इनका बिहार में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं और स्टेटमेंट में भी प्रश्न आ सकता है कि आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सबसे पहले कथन बनाएगा, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह वन प्रायद्वीपीय भारत के तथा उत्तर व बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब मैदानी क्षेत्रों को गलत करने के बाद वो आपसे कह देगा ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी आपके। तो इसका अगर आंसर हम निकालेंगे तो केवल एक ही ठीक होगा हमारा। ठीक है, तो ये डिटेल भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी। और आपका पता है जी, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से वन होते हैं? तो सागौन, साल, शीशम, सागौन हो गया आपका, साल हो गया, शीशम हो गया। ठीक है, ये सभी होते हैं आपके। उसके बाद अगर बात करें कुसुम, आंवला, ये सब जो हमारे, ये सब जो आपके आंसर होते हैं, यानी कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये सब क्या है? आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण है। जैसे सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, कुसुम हो गया, आंवला हो गया, ये सब आपके इसी तरह के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब आपके इसी तरह के उदाहरण हैं। ओके, तो इस तरह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपके एशिया महाद्वीप। तो सबसे ज्यादा विस्तार जो होता है वो किन महाद्वीपों में होता है? आपके एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक विस्तार होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे भी ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, अगले बार की अगर प्रीवियस ईयर ऐसे पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर कैसे पूछा जाएगा? तो आपके स्टेटमेंट लेवल में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से नोट्सों को प्रिपेयर करिएगा। अगर आप अच्छे से नोट्सों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम गारंटी से आप लोग एग्जाम को निकाल देंगे। ठीक है, तो एक एक बातों को ध्यान में रखिएगा और जितना हो सके उतना ध्यान में रखिएगा। ओके, और पर्णपाती वनों से मैंने आपको बताया, मानसून की अगर बात करेंगे तो मानसूनी किस भाषा का शब्द है? तो मानसूनी जो है वो आपके अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, जो मानसूनी शब्द है वो आपके किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा सबसे मस्ट जो आंसर होगा, सबसे क्या होगा? आपका एशिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपके 800 किलोमीटर क्षेत्रफल में आती है और आपकी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। इसमें दिल्ली को अगर सबसे ज्यादा कोई ऑक्सीजन देता है तो वो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो दिल्ली को ऑक्सीजन प्रदान करती है 7.7%। और दिल्ली की तरफ जाएंगे तो कूड़ेदान के रूप में मिलती है आपको अरावली पर्वत श्रृंखला। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तो आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है हमारा? क्या होगा आंसर? राजस्थान होगा। ठीक है, आंसर तो आपने पता लगा लिया है, क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, आंसर राजस्थान होगा हमारा। अब यहां से अगर बात हम करेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो गुरु शिखर,
देखिएगा, समझिएगा, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 1722 मीटर है। और कहां पर है? आपके माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ियों पर है। तो माउंट आबू की पहाड़ियों पर है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्पेशलिटी किसमें है आरओ एआरओ के एग्जाम की, तो स्पेशलिटी है आरओ एआरओ के एग्जाम की किसमें स्पेशलिटी है? तो भाई दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या होगी आपकी? सेकंड चोटी सबसे ऊंची क्या होगी? तो शेर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे आपके कौन सी है? ऊंचाई 1592 मीटर है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी की जब हमने बात करेंगे तो शेर, जिसकी ऊंचाई 1592 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर के अगर हम और भी नजदीक थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है, यानी कि यहां से नजदीक चलेंगे तो आपकी अगर बात करेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। प्रश्न एक तो ये बनता है इससे कि दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आपको पता है जैन धर्म से संबंधित है, जो एक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। ओके, और अल्पसंख्यक में इसे शामिल किया गया था 2014 में। तो जैनों को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया था 2014 में। और भारत में अल्पसंख्यक है मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और आपके बौद्ध, और कुल मिला के आपके जैन, यानी कि भारत में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। और उसी में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आपका, वो जैन धर्म से संबंधित है। कहां पर स्थित है? तो माउंट आबू की पहाड़ियों पर, माउंट आबू की पहाड़ियों पर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। तो राजस्थान का एक जिला है सिरोही। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो भारत में किस राज्य का है? तो आपके राजस्थान का, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आपका चौथा नंबर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 936% है, 9.38% है। और अगर बात करेंगे राजस्थान की तो आपके 10.43% है। ठीक है, 10.43% है आपका। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके किस अकॉर्डिंग, किस पर्वत श्रृंखला के अकॉर्डिंग चलती है? तो अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अपशिष्ट श्रेणियों के रूप में विस्तारित है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो आपके 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान राज्यों में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस तरह हमने प्रश्न को कंप्लीट देखा है, यानी कि जो भी प्रश्न हमारे इससे बनेंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, ये बात समझ में नहीं है आप लोगों को, तो देखिएगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, और फिर उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करेंगे तो आपका इतना है। ठीक है, यानी कि 10.43% है। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो देखिएगा कितना होगा, तो मध्य प्रदेश का आपका होगा 9.38, और 2 ही पॉइंट कम है, लेकिन महाराष्ट्र तीसरे नंबर पहुंच गया। और उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि भारत का 32,87,263 किलोमीटर है। और अगर नया बात करेंगे तो 32,87,449 किलोमीटर है। उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इन प्रश्नों को, इनके डिटेल सोल्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपका जो सारगासो समुद्र की विशिष्टता किसमें है? अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है आपका, या बोले अत्यधिक लवणीय पानी है, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति है? क्या होगा इसका आंसर? आप बताइएगा क्या होगा इसका ठीक आंसर। ठीक है, तो देखिएगा अगर सारगोसो की बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। सबसे पहली तो बात, किस भाषा का शब्द है? तो आपकी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट तो आप लोग ये देखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके ज्योग्राफी में ही पूछा सकता है
कि जो सारगोसो जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपके पुर्तगाली शब्द है। अगर हम लिखें यहां से कि अगर उत्तरी अटलांटिक, आप भी कंप्लीट लिख लीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक, अगर हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित गल्फ स्ट्रीम महासागर में स्थित गल्फ स्ट्रीम कामा कनारी, देखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित गल्फ स्ट्रीम व कनारी व उत्तरी विस्पत धाराओं के बीच में शांत क्षेत्र को व उत्तरी विषुवत धाराओं में स्थित शांत क्षेत्र को पुर्तगाली भाषा में सारोगोसो कहा जाता है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया और इसी को सारोगोसो कहा जाता है। एक तो पॉइंट ए आपके आ जाएगा, दूसरा आपका जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि ये अरबी भाषा का शब्द है। नहीं भाई, अरबी भाषा का शब्द नहीं है। किस भाषा का शब्द है, तो ये आपकी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये हमने पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था। इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या है, ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा और ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखाया है पॉइंट। ये पॉइंट जैसे गल्फ स्ट्रीम आपकी होगी कैसी है, गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, आप बताइएगा। ठीक है, कह रहे भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों द्वारा प्रवाहित होती हैं। आपको पता है यही चार ऑप्शन हमारे होते हैं जो आपके सदियों से चले आ रहे हैं। इन पे ज्यादा आप देखिएगा या तो इस टाइप के होते हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, या ना तो पहला ना तो दूसरा, आपका इसी प्रकार का ऑप्शन होते हैं। तो प्रश्न है कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अगर भारत के मानचित्र की बात करेंगे तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अगर बात करेंगे तो क्या है आपके अरब सागर। तो जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर लिखा होता डेल्टा का निर्माण करती हैं तो ये गलत होता, तो ए तो क्या होता, गलत होता। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर प्रश्न है कि छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों द्वारा प्रभावित होती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो नदियां आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती हैं। जो नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं वो ज्यादा दूर तक प्रभावित नहीं हो पाती हैं और चट्टानों के कारण ही वो दब जाती हैं। ऐसी दो नदियां हैं आपके, क्या है, जो एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी बनाने वाली दो नदियां हैं, एक तो आपकी नर्मदा और दूसरी आपकी ताप्ती। ठीक है, एक तो आपकी नदी है नर्मदा और दूसरी आपकी नदी है ताप्ती। ठीक है, तो दो रिवर ऐसी हैं जो आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो दोनों बातें सही हैं और एक प्रश्न आपके कई बार पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। यानी कि स्पष्टीकरण भी कर रहा है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो दो नदियां ऐसी हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेगी वो आपके डेल्टा का निर्माण करेंगी और जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो आपके डेल्टा का निर्माण ना कर कर आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा जो ताप्ती जो दो नदियां हैं वो आपके कहां पर गिरेंगी, तो वो आपके बंगाल की खाड़ी में ना गिरने के बाद कहां गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। ओके, याद रखिएगा इस प्रश्न को।
कह रहे कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो कावेरी नदी का उद्गम जानते हैं, आइएगा। आप सभी लोग जानते हो कि कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्रोत क्या है। ठीक है, तो कावेरी नदी आपका उद्गम स्रोत क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अभी हमने पढ़ा नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कावेरी नदी की बात करेंगे तो कावेरी आपके कर्नाटक व तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती हुई कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 760 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो अगर बात करें हमने उद्गम कहां पर है, तो कावेरी नदी के उद्गम की अगर बात करेंगे तो उद्गम है आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन से दो राज्यों में है? पूछा जा सकता है कि विवाद किन दो राज्यों में है, तो कर्नाटक व तमिलनाडु में इसका विवाद भी है और विवादित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो कावेरी नदी है इसकी लंबाई तो आप लोगों को पता चली गई है। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो भाई दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर की हटा दिया जाए और पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, देखिएगा की हटाया गया और पूरा आंसर चेंज हो गया। किसे कहते हैं दक्षिण गंगा? तो दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? आपके कावेरी नदी को कहते हैं। प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी। ओके, याद रखिएगा। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा आपके कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर बात करेंगे तो किस नदी पर है आपके? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर आपके कर्नाटक में है। ठीक है, तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है आपके शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इससे सरल प्रश्न ना कभी जीके में बना है और ना कभी बनेगा। उत्तर प्रदेश जीके से भी संबंधित है आपके, और आपके ज्योग्राफी से भी संबंधित है, जिसे हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कह सकते हैं। घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू। सरयू की बात अगर करेंगे तो सरयू के किनारे जो शहर हैं आपके, एक तो अयोध्या है, और अगर आप से बात करें तो गोला गोकर्णनाथ यानी कि गोला। ठीक है, जहां पे बेहद प्रसिद्ध मंदिर है आपके भोलेनाथ का, यानी कि शिव जी का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। राप्ती की बात करेंगे तो राप्ती किस नदी के किनारे है? लेकिन राप्ती के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर शहर। एक प्रश्न। कावेरी नदी के किनारे एक हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे कहते हैं तिरी, क्या कहते हैं? तिरी चापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो आपके कावेरी नदी के बेहद किनारे है आपके, और हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। ठीक है, गोरख नदी होगी आपकी। राप्ती नदी किस, राप्ती के किनारे कौन सा शहर है आपका? गोरखपुर शहर है। ठीक है, गंडक की अगर बात करेंगे तो गंडक नदी के किनारे कोई शहर नहीं है, लेकिन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात कर लें कि आपकी एक नदी है जिसे हम कहते हैं गोमती। गोमती रिवर की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे जौनपुर आपका हो गया, गोमती नदी के किनारे है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है।
और कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत के पुलहर झील से निकलती है। और ये भी आपके किस नदी के किनारे है, तो ये भी आपके पीलीभीत जो है वो आपके किस नदी के किनारे है, तो पीलीभीत भी आपके गोमती नदी के किनारे है, क्योंकि पीलीभीत से ही तो उद्गम होता है आपके गोमती नदी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे गोविंद पंत जलाशय। ठीक है, गोविंद पंत जलाशय स्थित है, तो गोविंद पंत जो जलाशय है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, तो गोविंद पंत जलाशय की अगर बात करें कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड में। ठीक है, कहां पर स्थित है आपके, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रिहिंद बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये कहां पर है आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी। ओके, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी कौन सी। ठीक है, तो आपकी गोविंद बल्लभ पंत। जब उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उन्हें कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत, तो उन्हीं के नाम पर ये झील बनाई गई थी, जो आपके रिहिंद बांध पर है। कहां पर है, आपके सोनभद्र जिले में है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वनों का अगर विस्तार है तो वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगर इन तीन राज्यों की अगर बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है। इनके लिए ट्रिक है, शायद मैंने आपको बताई भी होगी। एक छतरी, 9 उस्तरा और 15 झाड़। ठीक है, एक छतरी 9 उस्तरा लेकर कहाँ चलना है तुमको, झाड़ में चलना है, यानी कि झाड़ियों में चलना है, यानी कि झारखंड में चलना है। 1 नवंबर की बात करेंगे, 1 नवंबर, एक के बाद 9 नवंबर, और 9 नवंबर के बाद में 15 नवंबर की बात करेंगे। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को बना झारखंड। सबकी डेट क्या थी, तो नवंबर 2000, नवंबर 2000, यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को क्या बना, उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर 2000 को क्या बना, झारखंड बना था। तो एक छतरी 9 उस्तरा 15 झार, कहाँ चलोगे लेकर, तो चलोगे झारखंड में, यानी कि चलना कहाँ है, झाड़ियों में चलना है। ठीक है, तो झाड़ी जो होती है ना वो एक प्रकार की घास होती है। ये भी प्रश्न पूछा था कि भाई झाड़ी क्या है, तो झाड़ी एक प्रकार की घास है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और आपके रिहिंद बांध यानी कि सोनभद्र में स्थित है आपके। ठीक है, अच्छा, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये बात हमने कुछ थोड़ी सी कर ली है इस बेस पे। प्रश्न है कि महावेली गंगा एक नदी है। प्रश्न पूछ रहा है कि महावेली गंगा जो है वो एक नदी है, तो किसकी नदी है महावेली गंगा। ठीक है, तो देखिएगा, बांग्लादेश की नदी है, भारत की नदी है, श्रीलंका की नदी है, या नेपाल की नदी है। ठीक है, बताइएगा क्या होगा। ठीक है, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो महावेली गंगा की बात करेंगे तो देखिएगा, भारत की सीमा जो है वो आपके 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा जो है वो कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है भारत की सीमा। तो भारत की सीमा देखिएगा 7 देशों से लगेगी, उसमें बांग्लादेश आता है, श्रीलंका नहीं आता। श्रीलंका से भारत की जलीय सीमा लगती है, श्रीलंका से भारत की जलीय सीमा लगती है, और उसमें आता है आपका नेपाल। तो महावेली गंगा की बात करेंगे तो देखिएगा आपके श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है आपकी महावेली गंगा, जो किससे संबंधित है, श्रीलंका से। और श्रीलंका को कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे पूर्व का मोती भी कहते हैं इसे, पूर्व का मोती कहते हैं, इसे सीलेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूर्व का मोती कहते हैं, सीलेन के नाम से जानते हैं।
और भारत व श्रीलंका को जो अलग करता है कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इस बात को भी आप अच्छे से समझिएगा। पाक जलडमरू जो मध्य है वो आपके भारत व श्रीलंका को अलग करता है, और भारत की और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की अगर प्राचीन राजधानी की बात करेंगे तो बहुत समय पहले श्रीलंका की एक प्राचीन राजधानी थी जिसे कहते हैं अनुराधापुर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुराधापुर। अब देखिएगा, अगर बात करें कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी आपकी मेघना है। मेघना नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, जो आप सभी लोग जानते हो। और हमने देखा कि महावेली गंगा जो है वो किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा आपकी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। चलिएगा यहां भी लिख लेते हैं, महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी क्या है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब देखिएगा बांग्लादेश हो गया। अब हम देखते हैं कि भूटान, यहां पर देख लेते हैं भाई, भूटान की सबसे लंबी नदी तो संकोश रिवर। संकोश रिवर जो है भूटान की सबसे लंबी नदी है। और अगर बात करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे भूटान के बाद हमारा बचता है म्यांमार। तो म्यांमार की सबसे लंबी जो नदी है वो है इरावती। इरावती नदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वो इरावती नदी है। तो हमने आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिनसे सीमा लगती है भारत की, उन सभी देशों में देखा है आपके। ठीक है, तो आप देखिएगा भूटान हो गया, नेपाल हो गया और आपके म्यांमार हो गया। ठीक है, तो इनसे सबकी सीमा भी लगती है, ये आप ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क कोरापुट, मैग्नीज कोरापुट, तांबा खेतड़ी, कोयला सिंगरौली में। अब देखिएगा कोरापुट, कोरापुट आ गया आपका 2 बार। मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज आपके काला हांडी में पाया था। ठीक है, काला हांडी। और लोहे के लिए एक तो कोरापुट प्रसिद्ध है, दूसरा आपका कुंद्रेमुख भी प्रसिद्ध है। ठीक है, काला हांडी कहाँ? आपके कर्नाटक में। तो आपका आंसर जो होगा सही सुमेलित नहीं है, तो मैग्नीज वाला सही सुमेलित नहीं होगा। तांबा आपके खेतड़ी, खेतड़ी यानी कि राजस्थान में होता है। कोयला आपके 4 प्रकार का होता है, एंथ्रोसाइट, बेसमेंट पिट और लिग्नाइट। मैंने आपको सब पढ़ाया है, ओवरऑल एक एक पॉइंट पढ़ाया यहाँ से। और तांबा की बात करेंगे तो ठीक है। अब देखिएगा सीसा व जस्ता के लिए भी खाने प्रसिद्ध हैं आपकी, सीसा व जस्ता। तो सीसा व जस्ता के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं वो आपकी हैं जावर खाने। ठीक है, जावर खाने। ऐसे यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं आपकी जादूगोडा की खाने। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं आपकी जादूगोडा की खाने। कहाँ पर है? आपके झारखंड में है। ऐसी आपका पन्ना की खाने जो प्रसिद्ध हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपके हीरा के उत्पादन के लिए। तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना की खाने जो है वो आपके किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो आपके हीरा यानी कि हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भाई पन्ना के साथ किसको किसको चलना है? और बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिएगा, एकदम बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, करें सूची 1 को सूची 20 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा विकल्प इसमें पता है और कौन सा विकल्प इसमें कर सकते हो। मैं कह सकता हूं कि मुझे अच्छे से पता है कि देव प्रयाग का जो संगम होता है वो भागीरथी व अलकनंदा से होता है। तो देखिएगा फोर्थ का पहला सेशन होगा, यानी कि फोर्थ का पहला 3 ऑप्शन में है। आज जो कहानी है वो हमारी फंस गई है, तो चौथा तो नहीं होगा, यानी कि 1 तो हटा हमारे पास से। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करेंगे कि रुद्रप्रयाग किसमें है,
ठीक है, तो रुद्रप्रयाग किसके अंतर्गत आता है? आपके रुद्रप्रयाग देखिएगा, नंदप्रयाग देखिएगा और आपके कर्णप्रयाग देखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा रुद्रप्रयाग जो है वो आपके कौन सी नदियों के तट पर आता है? मुझे सिर्फ एक ही मान लीजिएगा पता था, देवप्रयाग, और इससे हमारा आंसर तो मैच करे, लेकिन 3 आंसर मैच करे। कितने आंसर मैच करे? 3 आंसर मैच करे। तो आप बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से बताइएगा राइट आंसर की हम बात कहां तक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके, बताइएगा कहां तक इसका राइट आंसर होगा। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ना। यानी कि आपके 5 प्रयाग हैं, जिसमें आपकी जो अलकनंदा है वो आपकी एक कॉमन नदी है। अगर यहीं से हम रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, ठीक है, कर्णप्रयाग की चलिए बात कर लेते हैं, तो कर्णप्रयाग को देखेंगे तो कर्णप्रयाग आपका राइट ही राइट है, यानी कि अलकनंदा और पिंडर के सामने आता है। तो देखिएगा सी का थर्ड। अब हमारा ए ऑप्शन कट गया। कौन सा ऑप्शन कट गया? आपका ए ऑप्शन कट गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कट गया है यहां से। अब हमारा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम देखेंगे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग का मतलब क्या होगा? तो नंदप्रयाग जो होगा वो किससे संबंधित होगा? अलकनंदा मंदाकिनी से संबंधित होगा। तो देखिएगा रुद्रप्रयाग जो है वो आपके अलकनंदा मंदाकिनी संबंधित है। ठीक है, तो अलकनंदा मंदाकिनी से संबंधित है। तो दूसरे का यहाँ पे क्या हुआ आपका? ओके ओके, पहले का 2, यानी कि पहले का 2 जो है वो आपका ए वाला। ठीक है, पहले का 2 जो है वो ए वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहले का 2 हो गया, दूसरे का क्या हो गया? 4th हो गया, हो गया। हाँ, है ना। अगर ऐसे हम कुछ मिला सकते हैं तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये टॉपिक आपके। ठीक है, करें गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, अनुवर्ती अफवाह का, अनुक्रमवर्ती अफवाह का है, प्रवर्ती अफवाह का है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है उससे पहले देख लेते हैं। गंगा, गंगा जो है विश्व के 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में बहती है, जिसकी टोटल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई, जिसमें से अगर बात करेंगे तो 2510 किलोमीटर आपकी भारत में, और 15 किलोमीटर की अगर बात करेंगे तो 15 किलोमीटर आपके कहां पर है? बांग्लादेश में। कहां पर है? आपके बांग्लादेश में है। तो भारत में कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तरकाशी होते हुए, और मैदानी भाग में प्रवेश करती है आपके हरिद्वार में। तो मैदानी भागों में प्रवेश करेगी हरिद्वार में, ध्यान से सुनिएगा, मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करेगी। हरिद्वार कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। तो सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र है गंगा का वो कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र आपके उत्तराखंड में है, किसका? गंगा रिवर का। उसके बाद एक नदी जो आती है वो आपके उत्तर प्रदेश में आती है। तो प्रश्न कई बार बना है पेपर में, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करेगी? बिजनौर से करेगी, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में आती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका कचला, यानी कि बदायूं में आता है, जहां पर गंगा स्नान किया जाता है। ठीक है, बदायूं कचला में आता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी बिजनौर से, क्योंकि उत्तराखंड के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर लगता है, उसी से प्रवेश करती है, और 28 जिलों में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। और देखिए कचला सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसी प्रकार उत्तराखंड में हरिद्वार सबसे बड़ा क्षेत्र है आपके। ठीक है, और केन, बेतवा, चंबल इसकी सहायक नदियां भी हैं आपके। और गंगा जो है आपके 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। पूरे भारत में 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बात करेंगे बिहार, और एक आप लोग बताइएगा कि भाई एक राज्य कौन सा होगा? क्या होगा एक राज्य? झारखंड। तो 5 राज्यों में बहती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि गंगा जो है वो किन राज्यों में नहीं बहती है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों में गंगा नदी पूरी तरह से बहती है।
और गंगा नदी जो है वो आपकी पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है कौन? आपकी गंगा रिवर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है वो सबसे बड़ा है? तो कौन सा हिमनद है जो सबसे बड़ा है? ठीक है, बताइएगा कौन सा होगा। सियाचिन हो गया, बाल्टोरो हो गया, चोंगोलुंग हो गया, या आपका बाइको ग्लेशियर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अगर बात करेंगे सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका सभी को पता है कौन सा है, आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अब आइए सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपके कहां पर है? तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करेंगे तो आपके पूर्वी काराकोरम, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आपसे ये भी एक प्रश्न पूछा आता है, अगर हम इसके कठिन प्रश्न की बात करेंगे, देखिएगा अगर सरल प्रश्न की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आप कह सकते हो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। लेकिन यही प्रश्न अगर घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए तो पूछा जाएगा सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और तो आपके 4 इस प्रकार के ऐसे ऑप्शन देगा, पूर्वी काराकोरम, उत्तरी काराकोरम, दक्षिणी या उत्तरी में। तो आप थोड़ा फंस सकते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में क्या है? आपके स्थित है। ठीक है, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है आपके। और ये काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है ये आपके देशों के साथ सीमा बनाती है, जैसे भारत के साथ सीमा बना रही है, आपकी चीन के साथ सीमा बनाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, और आपके तजाकिस्तान। तो 5 देशों के साथ सीमा बनाती है आपकी। कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 5 देशों के साथ आपकी सीमा बनाती है कौन? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस घाटी में स्थित है? तो नुब्रा, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। एक एक पॉइंट को पकड़िएगा, उत्तर में स्थित है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर, दूसरा पॉइंट, विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई पर बैटल फील्ड है, यानी कि युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, बैटल फील्ड है। तो विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित बैटल फील्ड है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है आपका कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर आपके नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है, कहीं से भी आपका छूटने वाला नहीं है। यानी कि जो भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, सबसे बड़ा हिमनद पूछा जाए, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ भी पूछा जाए, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ भी पूछा जाए, आप, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल पेपर को फोड़ देंगे एकदम, कुछ भी बचने वाला वहां से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने देखते हैं और अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुविख्यात है? यानी कि मार्ग परिवर्तन करेगी तो बिल्कुल तबाही मचाई जाएगी, यानी कि मार्ग परिवर्तन करेगी तो तबाही बहुत ज्यादा मचेगी। तो तबाही जितनी मचेगी उतनी क्या होगा? नुकसान होगा। तो भाई सबसे गरीब कौन? बिहार। तो बिहार सबसे गरीब है, और कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, और बिहार का शोक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको हम? तो इसको हम कहते हैं बिहार का शोक। दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 7 धाराओं में बहती है। गंगा के बारे में अभी हमने पढ़ा, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ओके, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कहां से निकलती है? तो आपके नेपाल के हिमालय से निकलती है, बिहार के भीमनगर में जाती हुई प्रवेश करती है आपके। ठीक है, और बिहार के भीमनगर में ये लगती है, और इसीलिए इसे मिथिला क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, मिथिला के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि भयंकर तबाही मचा देती है
बहती है तो बिहार में सब तहस महस कर देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं। कहते नहीं कि कोस रहे हो तुम किसी को, यानी कि कोसी नदी बिहार में, और तुम किसी को कोस रहे हो तो उसका सत्यानाश करने वाले हो तुम। अब किसी का कोसना व्यक्ति को लग जाता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो उसी प्रकार कोसी नदी भी क्या करती है, आपका सत्यानाश करती है, लेकिन आपका नहीं करती, ठीक है, बिहार का करती है। ये देखिएगा, आरओ यारो की हम क्लास ले ही रहे हैं लगातार। आप हमें चैनल को सपोर्ट करिएगा हमारे, क्योंकि आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहे हैं, और ये क्लासें आपके लिए जब तक आपका पेपर नहीं हुआ था तब तक 1 बाय 1 आपकी क्लास आती रहेंगी। अभी एक एक क्लास हमारी आ रही है, थोड़े दिन के बाद आपकी 2-2 क्लासें आएंगी, एक क्लास चैप्टर बाय जाएगी, एक क्लास हम लेंगे। तो आपकी किस टाइप से लेंगे, आपके इसी प्रीवियस प्रश्नों की श्रृंखला को जारी रखेंगे, ठीक है। अभी हमारी ज्योग्राफी ही चल रही है, वो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो देखिएगा, लेह अब स्थित है, लेह किस साइड में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा है, कि लेह अब स्थित है झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, या सिंधु नदी के बाएं तट पर, ठीक है। तो लेह क्या है, लेह केंद्र शासित प्रदेश है, जो कहां पर स्थित है आपके, तो लेह कहां पर है आपके, लेह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब से बन गया, तो 5 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा मिल गया था, और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। झेलम नदी के किनारे जो स्थित है वो आपका श्रीनगर स्थित है, श्रीनगर, ठीक है। और झेलम नदी जो है वो आपके वेरीनाग झील से निकलती है। और अगर इसमें बात करी जाए तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, यानी कि एक तो आपके तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो आपके झेलम नदी पर है। और कहें कि आपके किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो किशन गंगा परियोजना भी आपके किस नदी पर है, तो हम कह सकते हैं झेलम नदी पर है। और आपके पेपर में इस बार पूछी भी जाएगी, तुलबुल परियोजना या किशन गंगा परियोजना में से एक परियोजना आपकी पूछी भी जाएगी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काजू का प्रमुख उत्पादक है, तो काजू का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, ठीक है। गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, या कर्नाटक है। तो सबसे ज्यादा काजू जो है वो आपके कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा काजू जो है वो आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, काजू से संबंधित अगर बात करेंगे तो काजू क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, पहला पॉइंट। काजू क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पौधा है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, ब्राजील। तो ब्राजील में इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा काजू कहां पर होता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा काजू होता है आपके वियतनाम में। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो काजू होता है वियतनाम में होता है, और वियतनाम के बाद भारत दूसरे नंबर पर है काजू के उत्पादन में। और काजू सबसे ज्यादा भारत में महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में काजू का एकदम जबरदस्त उत्पादन होता है आपके भारत में। और विश्व में सबसे ज्यादा काजू कहां पर होता है, वियतनाम में होता है। लेकिन काजू की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो काजू की उत्पत्ति भाई लोगों कहां हुई, तो काजू की उत्पत्ति आपके वियतनाम में हुई। लेकिन काजू की राजधानी किसे कहते हैं, अब अगर मैं आपके लिए प्रश्न बना दूं कि काजू की राजधानी किसे कहा जाता है, ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन गया। किसे कहा जाता है, तो कोल्लम को कहा जाता है। तो काजू की राजधानी किसे कहा जाता है, तो काजू की राजधानी कहा जाता है कोल्लम को। तो अगर काजू के उत्पादन की बात करेंगे तो कहां पर सबसे ज्यादा होगा, आपके महाराष्ट्र में होगा। कहां पर होगा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है, तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है, जामनगर, अंकलेश्वर, नून माटी, या ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे यानी कि बंबई में है, अलंकेश्वर आपके गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, नर्मदा रिवर के किनारे है आपके गुजरात में।
जामनगर जो रिफाइनरी है इसको रिलायंस इंडस्ट्री की देखरेख में ये चलती है और ये आपके पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ठीक है, किसके स्वामित्व वाली कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी के अंतर्गत ये चलता भी है। तो पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र आपका यहीं पर है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश के तट पर, गुजरात के तट पर, बॉम्बे हाई। तो भाई ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहां पर किया जाता है? तो बॉम्बे हाई पर किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के लिए विश्व में एक क्षेत्र प्रसिद्ध है जो आपके कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? आपके पाकिस्तान में है और आपके विश्व में प्रसिद्ध है कॉफी उत्पादन के लिए। ठीक है, तो क्षेत्र का नाम क्या है? तो हमने देखा कि प्राकृतिक गैस जो है ना वो बॉम्बे हाई से है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जो आपके कहां पर है? सुई का क्षेत्र। सुई का क्षेत्र। तो हमारा एक प्रश्न बनेगा कि जो सुई का क्षेत्र है वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहां पर है सुई का क्षेत्र? आपके पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका सुई का क्षेत्र। और नेचुरल गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? CH4, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मीथेन। तो याद रखिएगा, नेचुरल गैस का मुख्य अवयव क्या होगा? CH4 होगा। बॉम्बे हाई से निकलता है आपके। ठीक है, अगला है कि मेघालय का पठार स्थित है। तो मेघालय का जो पठार है वो कहां पर स्थित है? हिमालय श्रेणी में। हिमालय से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है मेघालय का। प्रादीपीय खंड का भाग है, तो आपका हो सकता नहीं, होगा ही, प्रादीपीय खंड का भाग है। ठीक है, गोरो खासियों का भी आपकी खासी पहाड़ियों के अंतर्गत भी आता है, प्रादीपीय पठार का ही भाग है। विश्व का सबसे ऊंचे पठार की बात करेंगे तो कौन सा पठार है विश्व का सबसे ऊंचा? आपके तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में कौन सा पठार स्थित है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है वो आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बीच में स्थित है किसका? दक्कन का पठार। और मेघालय का पठार प्रादीपीय खंड का क्या है? भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि दूसरे प्रश्न में पढ़ाया था। ठीक है, दूसरा या तीसरा प्रश्न हमारा रहा होगा। ठीक है, तो कौन सी नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दो नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कहां से होकर बहती हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो कहाँ गिरेंगी? आपके अरब सागर में गिरेंगी। कहाँ गिरेंगी? आपके अरब सागर में। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो महाबालेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कावेरी तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, कहां से निकलती है? आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। तो देखिए, भ्रंश घाटी की नदियां हैं, लंबे समय तक ना चल पाती हैं, इस कारण वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसको भी अभी हमने पढ़ा और इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। गोदावरी को हमने डिटेल पार्ट में पढ़ा है वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आज कम से कम 120 प्रश्नों को कंप्लीट कर देंगे जो कि सिर्फ ओनली 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 ज्योग्राफी के हैं, जो 2000 से पूछे गए हैं। 200 प्रश्न हैं जो कि आपके लगातार पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2022 तक। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका। और आपने कभी ना कभी देखा होगा, बद्रीनाथ को भी देखा होगा, केदारनाथ को भी देखा होगा कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा। एक मूवी भी बनाई है बद्रीनाथ,
अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक तमन्ना भाटिया नाम की हीरोइन है, और उससे आप बता सकते हो कि वो जो हीरोइन है उसका क्या नाम रखा गया उस मूवी में, और वही इस नदी के किनारे है। ठीक है, भागीरथी नाम रखा गया, अलकनंदा रखा गया, या मंदाकिनी रखा गया, उसका नाम गंगा रखा गया। तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो होता है अल्लू अर्जुन का नाम होता है, और उसी मूवी में तमन्ना भाटिया जो हीरोइन है उसका नाम क्या होता है, वही नदी के किनारे है। तो अलकनंदा नदी के किनारे है। क्या नाम होता है तमन्ना भाटिया का उसमें, अलकनंदा नदी के किनारे होता है। ठीक है, तो एक मूवी बनाई गई है वो आपके सीधे सीधे बद्रीनाथ से संबंध रखती है, और एक मूवी बनाई गई है केदारनाथ, जो आपके सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा बनाई गई थी, केदारनाथ। ठीक है, और देखिएगा आपके बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की जो बद्रीनाथ जो है वो किस नदी के किनारे है, और आपका केदारनाथ जो है वो किस नदी के किनारे है। तो दोनों पर मूवी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी भी होगी, काफी अच्छी अच्छी मूवी बनी है, और भी आने आगे आने वाले समय में और भी बनेगी आपकी मूवी। ठीक है, तो अगर बात करें तो आपके जो अलकनंदा नदी है वो आपके बद्रीनाथ के तट पर है, यानी कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है, आपके अलकनंदा। तो आप मूवी को देखने के बाद भी समझ सकते हैं। तो अलकनंदा जो है वो आपके कई सारे डिस्ट्रिक्ट में है, आपके चमोली में है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपके अलकनंदा नदी आती है। और यही अगर केदारनाथ की बात करेंगे तो किस नदी के किनारे है केदारनाथ, मंदाकिनी नदी के किनारे। तो केदारनाथ आपका मंदाकिनी रिवर के किनारे हो गया। बद्रीनाथ आपका किस नदी के किनारे हो गया, तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे हो गया, केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी के किनारे हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई अलकनंदा नदी जो है वो कहां से निकलती है, अलकनंदा जो रिवर है वो आपके कहां से निकलती है, और आपके मंदाकिनी रिवर जो है वो आपके कहां से निकलती है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी की बात करेंगे तो अलकनंदा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, तो अलकनंदा की यहां से बात कर लेते हैं। अलकनंदा निकलती है संतोपत, हिमानी ग्लेशियर से निकलती है, हिमानी ग्लेशियर से निकलती है, और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। अभी हमने 5 प्रयाग भी पढ़े थे, जिसमें जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रयाग है उसे हम कहते हैं देव प्रयाग। तो देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका देव प्रयाग। ठीक है, तो भागीरथी व अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका देव प्रयाग। और इसी प्रकार जो हमने देखा है कि बद्रीनाथ जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर हम जाते भी हैं और बहुत सारे लोग वहां पर जाते भी हैं हिंदू धर्म के, और उनके लिए बेहद पवित्र स्थल बन चुका है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये पवित्र स्थल बन चुका है आपका। जो आपको आज पता भी चल गया कि किस नदी के किनारे है, बद्रीनाथ आपके अलकनंदा नदी किनारे, केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपके यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं वो सब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और आज तक हम कम से कम नहीं आपको पूरी की पूरी बता दें, 6 वीडियो में हम 120 ज्योग्राफी के प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 120 पढ़ चुके हैं। अभी हम 80 से 90 प्रश्न अभी हम और देखेंगे, तभी आपके 2011 से लेकर 2022 तक सभी कंप्लीट प्रश्न हो जाएंगे। यानी कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है आपका एक अच्छी तरह से रिवीजन होगा। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपके लिए ये बनती है कि एग्जाम को क्रैक करना इतना सरल है, तो आप अगर लगातार वीडियो देखेंगे, आप लगातार वीडियो पर नोट्स बनाएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, तो कम समय में आप अच्छा स्कोर पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, आपका 140 प्रश्न का प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें अगर आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेते हैं सभी सब्जेक्टों के, तो आप बिलीव रखिएगा कम से कम आप उस प्रश्न पत्र से 100 प्लस प्रश्न तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद ही मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, उसके बाद हमारी मस्ट बनेगी करंट अफेयर्स। तो हमारे लिए फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, करंट अफेयर्स बनेगी, और वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जो इस साल आपके लिए पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा।
वहां से आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पे आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ सकते, टेलीग्राम ग्रुप से तो आप लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद अपना नेम और अपनी सिटी का नेम और आप किसकी तैयारी है, यानी कि आपको किसकी PDF चाहिए, आपको उसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको यारो आपके नाम और आपकी सिटी का नाम आपको लिखकर भेजना है हमारे लिए, और यहीं से आपके लिए हम बात बनाएंगे। और बात क्या बनाएंगे कि आपको पूरी तरह से समझा भी रहे हैं। 120 प्रश्न हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आप देखिएगा, आप यूट्यूब पे चलिएगा, व्हाट्सएप पे चलिएगा, टेलीग्राम, हर जगह हम उपस्थित हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम पे आप सर्च करिएगा तो आप सर्च करिएगा सत्येंद्र राज। ठीक है, सत्येंद्र राज से हमारा पेज है। फेसबुक भी आपकी इसी से है। बाकी आपके हम द्वारा जुड़े हुए हैं ज्ञान GS से, और आप अच्छी तरह से हमको पहचान ही चुके हैं। और आप लोग जो विश्वास बता रहे हैं कि भाई विश्वास बन चुका है चैनल पे, तो आप विश्वास जरूर जोड़िएगा। आपका विश्वास ही हमारी क्या है, पहचान है। ठीक है, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। तो अगर आप विश्वास जताएंगे और आपको हम लगातार क्लासें प्रोवाइड करेंगे तो आपको भी हमारे अकॉर्डिंग विश्वास हो जाएगा, हमें आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आप हमारी क्लास को अच्छे से वॉच करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अभी हम ज्योग्राफी की श्रृंखला को चलते हैं, लेकिन जल्द ही हम संविधान का चैप्टर वाइज आपके लिए शुरू करते हैं। और ऐसे हम हिस्ट्री को सभी से बात करेंगे। पेपर से पहले जितना हमसे हो सकेगा, जितना आपके पेपर में आएगा, उन सभी को कंप्लीट ही डिसाइड हम कर देंगे, और आपका सिलेक्शन ही निश्चित बन जाएगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।